बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया लेक्चर है। एक टॉपिक हम नया स्टार्ट करने लगे हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट टूल्स का। ठीक है जी। अब ये टूल्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। इनमें से कोई एक टूल आज हम डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है एस टूल या एस कर्व जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सुन लें ब्रीफ सा कि ये टूल्स क्या हैं बेसिकली और इनका क्या काम है। टूल्स बेसिकली यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसका काम ये होता है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखे, यानी ये देखे कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया है, कितने परसेंट इसके ऊपर काम हो गया है, कितने परसेंट काम रहता है, कितने रिसोर्सेज इसके ऊपर लग गए हैं, कितने रिसोर्सेज और चाहिए, कितना बजट हो गया है, कितना बजट और रिक्वायर है, क्या जो हमने टाइमलाइन डिसाइड की थी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसके अलावा हम मैन आवर्स को देखते हैं, यानी कितने घंटे किस शख्स ने काम करना है, फिर उसके अगेंस्ट कॉस्ट देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती हैं। अब ये चीज़ें पता कैसे चलेंगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो विद इन बजट चल रहा है, विद इन टाइम चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस सही जा रही है, वो डिले नहीं हो रहा, उस पर जितने लोग चाहिए उतने ही काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ कैसे पता चलेगा, उसके लिए बेसिकली हम टूल्स यूज़ करते हैं। अब ये टूल्स होते क्या हैं, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते हैं। जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, उनमें से दो हैं टॉप ऑफ द लाइन सॉफ्टवेयर जो है। एक को हम कहते हैं MS प्रोजेक्ट, उसका नाम है। ठीक है, उसके अंदर ये जो एस कर्व वगैरह आज हम पढ़ने लगे ये सारा उसमें इन्वॉल्व होता है। एक टूल का नाम है MS प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा पुराना है, और अभी जो रिसेंटली मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है उसका नाम है प्राइमावेरा P6। अब इन दोनों के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, लेट्स सपोज आप कोई एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस पूरे प्रोजेक्ट को आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से मुराद ये है कि आप उसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उसमें आप उस सॉफ्टवेयर को बताएंगे जी ये प्रोजेक्ट इस डेट को स्टार्ट हो गए, इस डेट को ख़त्म होना है। ठीक है, डेट्स आप दे देंगे। फिर आप उसको बता देंगे जी ये लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, यानी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या मैन उसे कहते हैं। फिर इसके अलावा आप उस प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं, यानी ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने का, इसके अंदर इतने एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे, इस एम्प्लॉय का ये वाला काम होगा। ठीक है, फिर उसके अंदर हम कुछ एक्टिविटीज़ बना देते हैं जी ये वाली एक्टिविटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस बिल्डिंग के अंदर कोई विंडोज़ लगानी है तो ये एक एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी को हम एक बजट अलॉट कर देंगे। अब ये सारा कुछ जब हमने अलॉट कर देना है शुरू में, इसके बाद होती है ट्रैकिंग करना। अब ट्रैकिंग क्या है कि आपका प्रोजेक्ट किस हद तक कंप्लीट हो गया, कितनी प्रोग्रेस हो गई है, क्या टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके अंदर हम प्रोग्रेस को जो है वो ट्रैक करते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए ये टूल्स यूज़ करते हैं। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज आपने टेक्नोलॉजी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आनी है, ठीक है, तो अब ये भी एक प्रोजेक्ट है ना, तो इसकी जो है सारी मैनेजमेंट करना वो थ्रू सॉफ्टवेयर की जाएगी या थ्रू टूल्स की जाती है। यानी आपने टेक्नोलॉजी ले आए तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने दिन लगेंगे, मैन आवर कौन से इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थ्रू टूल्स जो है वो फिर ट्रैक कर रहे होते हैं। तो उनमें से पहला आज हम पढ़ने लगे हैं, इसको हम कहते हैं एस कर्व। अब इसको एस कर्व इसलिए कहते हैं कि ये जो कर्व का, तो आपको पता है ना किस लिए बनती है। ग्राफ के ऊपर जब हम कर्व बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम कोई भी दो वेरिएबल लेते हैं और फिर उनका रिलेशन शो करते हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या दूसरा कम हो रहा है तो पहला बढ़ रहा है, ये जो भी उनके दरमियान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन बन रहा है, तो उसके लिए हम कर्व यूज़ करते हैं। तो ये जो एस कर्व है बेसिकली, इसको एस इसलिए कहते हैं कि इसकी शेप एस की तरफ बनती है। ठीक है जी, इसलिए इसको एस कर्व कहा जाता है और इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। इसी वजह से इसको एस कर्व कहते हैं क्योंकि इसकी शेप उसकी तरफ बनती है।
सो पढ़ते हैं जी इसको। एन एस कर्व इज़ डिफाइंड एज ए डिस्प्ले ऑफ क्यूमुलेटिव कॉस्ट, यानी इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करते हैं अब वो बता रहा है। क्यूमुलेटिव कॉस्ट, क्यूमुलेटिव कॉस्ट से मुराद है सारी जो कॉस्ट इकट्ठी होती हैं, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रिसोर्सेज कॉस्ट, जो भी टाइप ऑफ कॉस्ट होती हैं जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर आती हैं वो सारी हम इसमें डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद करते हैं जी लेबर आवर्स। अब लेबर आवर्स क्या है कि मतलब एम्प्लॉयज़ ने किस टाइम से लेकर किस टाइम तक कितने घंटे काम करना है, इसको हम कहते हैं लेबर आवर्स। तो ये उसमें डिस्प्ले करते हैं। और अदर क्वांटिटेटिव प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम और अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में वो कह रहा है कि जो जो दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं ना वो सारी हम बना देते हैं टाइम के अगेंस्ट। टाइम के अगेंस्ट से मुराद ये है कि हम ये डिफ़ाइन करते हैं इतना हमारे पास टाइम है, 1 महीना या 2 महीने या 26 अगस्त से लेकर 26 जुलाई तक एक्चुअल डेट उसमें दी जाती है। हम टाइम बताते हैं और उसके अगेंस्ट जो बाकी क्वांटिटीज़ होती हैं ना, जैसे लेबर आवर्स या मैन आवर्स हैं और कॉस्ट है वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारी बनाते हैं। ठीक है जी, ये वो सारी इस कर्व के ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। आगे कहता है द नेम ड्राइव्स फ्रॉम द एस लाइक शेप ऑफ द कर्व। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि इसको एस कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है वो एस की तरह होती है। फ्लैटर एट द बिगिनिंग, यानी ये जो कर्व स्टार्ट होती है ना वहाँ से फ्लैट होती है, सीधी होती है। एंड स्टार्ट और एंड से ये सीधी होती है। एंड स्टीपर इन द मिडल, स्टीपर बेसिकली कहते हैं ढलवान को। ढलवान यानी ऊपर से जो चीज़ नीचे को उतर रही हो, एक चीज़ चढ़ाई करे और उसके बाद फिर नीचे उतरे, तो उसको कहते हैं स्टीपर। विच इज़ टिपिकल ऑफ मोस्ट प्रोजेक्ट्स, यानी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में इसकी शेप इस तरह होती है। अब कर्व आपको पता है कि कोई कर्व होती है 100% सक्सेसफुल होती है, कोई स्टीपर होती है, कोई सही शेप नहीं बना पाती। लेकिन वो कह रहा है कि मोस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर ना ये कर्व एस शेप में बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए फिर इसको हम एस कर्व कहते हैं। स्टार्ट और एंड में ये किस तरह होती है, फ्लैट होती है और दरमियान में से स्टीपर होती है। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, स्टार्ट और एंड ये लिखा हुआ है। द बिगिनिंग रिप्रेजेंट्स ए स्लो, यानी शुरू में वो जो जहाँ से कर्व स्टार्ट होती है वो स्लो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। डेलिबरेट बट एक्सेलरेटिंग स्टार्ट, यानी स्टार्ट जहाँ से होती है ना एक्चुअल उस पॉइंट से कर्व, वहाँ से वो स्लो स्टार्ट होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऊपर जाती है तो एक्सेलरेट करती है, मतलब बढ़ती चली जाती है। वाइल द एंड रिप्रेजेंट्स ए डिक्लेरेशन एज द वर्क रन्स आउट। अब स्टार्ट है तो डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट करता है कि काम यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, दरमियान में उसके सारे पॉइंट्स आएंगे, इस डेट को ये काम हुआ, इतने मैन आवर्स लगे, इतने रिसोर्सेज लगे, इतना टाइम लगा। ठीक है, और फिर एंड क्या होगा, एंड में ये होगा, एंड जहाँ पे होगा इसका मतलब है यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया या प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पे कर्व एंड होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी आपका जो है प्रोजेक्ट वो विद इन टाइम कंप्लीट हुआ है या विद इन रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ है, नहीं। कर्व सिर्फ आपको बताती है कि यहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उसकी रीडिंग आपने खुद करनी होती है कि क्या ये बजट के अंदर कंप्लीट हुआ है या टाइम के अंदर कंप्लीट हुआ है या रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट हुआ है। तो ये है बेसिकली इसकी बैकग्राउंड। एस कर्व क्या होती है जी, इसके ऊपर हम कॉस्ट को, लेबर को, रिसोर्सेज को डिस्प्ले करते हैं अगेंस्ट द टाइम। टाइम के अगेंस्ट यानी कितनी कॉस्ट, लेबर और ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और इसकी शेप एस की तरह होती है, इसलिए इसको एस कर्व कहते हैं। स्टार्ट और एंड से ये फ्लैट होती है और दरमियान में से रिलेटिवली ये स्टीपर होती है। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं जी। एस कर्व की 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं बेस लाइन कर्व, फिर टारगेट कर्व और फिर एक्चुअल कर्व। उससे पहले ये लिखा हुआ है एन एस कर्व इज़ ग्राफ्ड ऑन एन एक्स वाई ग्राफ। तो अब कर्व कोई भी हो वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बनाई जाती है। ठीक है, इनमें से जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस कर्व का, एस कर्व का जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई है, वाई एक्सिस, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो बाकी चीज़ों को, यानी रिसोर्सेज जो भी लग रहे हैं, मैन आवर्स है या कॉस्ट है या जो भी लग रहा है। ठीक है, तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो टाइम होता है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर।
तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी। पहली है जी बेस लाइन एस कर्व। अब ये बेस लाइन क्या होता है इसकी डिटेल वैसे आगे भी आ रही है, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। दिस एस कर्व इज़ जनरेटेड फ्रॉम द बेस लाइन स्केजुअल। इसको स्केजुअल भी पढ़ते हैं कई लोग, शेड्यूल भी पढ़ते हैं, आप जिस तरह पढ़ लें। दिस एस कर्व इज़ जनरेटेड फ्रॉम द बेस लाइन स्केजुअल एंड और बेस लाइक फील्ड्स इन द प्रोडक्शन स्केजुअल। ये थोड़ा सा अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा। बेस लाइन कर्व जो है वो बेस लाइन स्केजुअल से बनती है या उसकी जो फील्ड्स होती हैं जैसा कि प्रोडक्शन स्केजुअल है। अब बेस लाइन स्केजुअल एक्चुअल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आप एक इनिशियल शेड्यूल बनाते हैं ना, इनिशियल शेड्यूल, बेसिक शेड्यूल जिसको कहते हैं, उसको नाम दिया जाता है बेस लाइन शेड्यूल। यानी बेसिक शेड्यूल क्या होगा कि 9 से 5 तक मैन आवर जो है होंगे, यानी 9 से 5 तक एम्प्लॉइज़ काम करेंगे और इतने रिसोर्सेज लगेंगे रोज़ाना की बेस पर, और ये टाइमलाइन है, इसके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसकी सक्सेस इतनी होगी। ठीक है जी। तो बेसिक जो आप एक शेड्यूल बनाते हैं ना, उसको हम कहते हैं बेस लाइन शेड्यूल। और वो क्या किया जाता है, वहाँ से फिर हम अपनी एस कर्व जनरेट करते हैं या फिर बनाते हैं। अच्छा, दूसरा है फिर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, उस दौरान में जो आप एक शेड्यूल बनाएंगे ना, वो अब बेस लाइन शेड्यूल से बेहतर होगा। क्योंकि बेस लाइन तो बिल्कुल इनिशियल था ना, जिसमें आपने टारगेट लगाए थे कि इतने टाइम में हो जाएगा, इतने बजट में हो जाएगा, इतने लोगों से हो जाएगा। अब उससे थोड़ी सी बेहतर स्टेज होती है प्रोडक्शन स्केजुअल या शेड्यूल की। इसमें क्या होता है कि आप एक्चुअली देख रहे होते हैं कि हाँ अब इतना टाइम लग रहा है, इस काम पे इतना टाइम लग रहा है, इस पे इतने पैसे लग रहे हैं, इतने लोग होंगे तो ये वाला काम होगा। ठीक है, तो वो बेस लाइन कर्व क्या है जी, इसमें आप 2 चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, एक बेस लाइन शेड्यूल और दूसरा प्रोडक्शन शेड्यूल। ये इसकी पहली टाइप है। फिर दूसरी है टारगेट कर्व। अब टारगेट कर्व में भी एक चीज़ जो सबसे पहले इन्वॉल्व होती है वो प्रोडक्शन शेड्यूल होता है। यानी जो अब लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसमें से आप देख रहे हैं अब कितना टाइम, रिसोर्सेज, मनी वगैरह लग रही है। तो ये एक तो इसमें प्रोडक्शन शेड्यूल होता है और इसमें एज्यूम किया जाता है कि सारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो गए और कंप्लीट हुए हैं शेड्यूल के अंदर। यानी आपने जो शेड्यूल बनाया था ना कि 10 दिनों के अंदर ये विंडो बन जाएगी, इस रूम की ये विंडो 10 दिन में बन जाएगी, ये आपने शेड्यूल बनाया था। अब टारगेट एस कर्व क्या होती है, इसमें एक प्रोडक्शन शेड्यूल को इंक्लूड किया जाता है और दूसरे नंबर पे ये एज्यूम किया जाता है कि सारे टास्क जो हैं वो विद इन शेड्यूल हो रहे हैं। ठीक है जी, ये है टारगेट कर्व। फिर है जी एक्चुअल कर्व। अब क्या होती है, दिस कर्व इज़ आल्सो जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन स्केजुअल यूजिंग टास्क परसेंटेज कंप्लीट वैल्यूज़ टू डेट। अब इसके अंदर हम, ये होती है एक्चुअल। आप देखें ऊपर वाली दोनों में हम एजम्पशन कर रहे हैं। पहली में एजम्पशन क्या कर रहे हैं, एक बेस लाइन शेड्यूल बना रहे हैं, और दूसरी में एजम्पशन क्या कर रहे हैं कि सारे टास्क टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं। ये जो है ये होती है एक्चुअल कर्व। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा कितने % काम किस डेट तक कंप्लीट हो गए वो हम शो करते हैं। ठीक है जी, इसलिए इस कर्व को हम प्रोग्रेस कर्व भी कह देते हैं। इसके अंदर एक्चुअल जो हकीकत में हमारा अभी तक काम कंप्लीट हुआ है ना, कितने % हुआ है किस डेट तक, वो हम बनाते हैं, शो करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल एस कर्व। ठीक है जी, तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी एस कर्व की। अब ये इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एस कर्व क्वांटिटीज़। ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ कर्व है ना, इन सब के अंदर ये 2 क्वांटिटीज़ ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम शो कर देते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है जी, मैन आवर्स और कॉस्ट। चाहे एस कर्व की टाइप बेस लाइन हो, टारगेट हो या फिर एक्चुअल कर्व हो, तो वो ये कह रहा है कि इसके अंदर ये जो 2 क्वांटिटीज़ हैं ना, मैन आवर्स की यानी लोगों ने कितने घंटे काम करना है, और फिर आगे कॉस्ट,
ये दोनों आपने लाजमी इंक्लूड करनी है। कर्व की टाइप कोई भी हो, जब आपने उसको बनाने लगना है तो उसमें एक तो वाई एक्सिस के ऊपर आपने मैन आवर्स को शो करना है और दूसरा क्या करना है, कॉस्ट कितनी आ रही है आपने शो करना है। तो इसको हम कहते हैं एस कर्व क्वांटिटीज़। फिर इसी तरह एक और चीज़ होती है एस कर्व क्वांटिटी यूनिट्स। अब इसमें क्या होता है जी, इन एडिशन ईच ऑफ द अबव एस कर्व may use one of the following units for the values on quantity y axis। अब y axis में इन दोनों में से जी कोई ना कोई यूज़ करनी है। अब पहले यह है इसमें एब्सोलूट वैल्यूज़ फॉर मैन आवर्स एंड आवर कॉस्ट। अब इसमें एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है आपको पता है, एग्जैक्ट वैल्यू। एक होती है ये जो इसमें हमने किया था एज्यूम करना, ठीक है, और ये चीज़ क्या है जी, एब्सोलूट वैल्यूज़, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमने देनी है कितने घंटे के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। ये बेसिकली इनमें से आपने एक देनी है, या आप ये बता दें एग्जैक्ट कि कितने मैन आवर्स हैं, कितने लोगों ने कितने घंटे के लिए काम करना है, और फिर या आप ये बता देंगे कॉस्ट कितनी आनी है। आप ये दोनों भी बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक बताना ज़रूरी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, परसेंटेज वैल्यूज़ फॉर मैन आवर्स एंड आवर कॉस्ट। अब परसेंटेज वैल्यू का मतलब ये है कि जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं ना आपके, टोटल एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्ट के, उसके कितने परसेंट एम्प्लॉयज़ किस काम के लिए लगे हुए हैं। लेट्स सपोज आप एक कंप्यूटर लैब के अंदर कोई नेटवर्किंग कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने ये बताना है कि कितने परसेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो विंडो का रहे हैं और कितनी कॉस्ट उस पर आ रही है, कितने परसेंट एम्प्लॉयज़ वो केबल लगा रहे हैं इंटरनेट के और उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने परसेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हार्डवेयर को सेट कर रहे हैं और उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये परसेंटेज के अंदर आपने बताना होता है इसमें, ठीक है। तो एस कर्व क्वांटिटी यूनिट्स क्या है, बेसिकली इसमें आप क्वांटिटी और यूनिट दोनों बता रहे होते हैं। इसमें आप क्या बताते हैं, सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं। अब ये यूनिट में दो चीज़ें आएंगी, एक तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे और दूसरे नंबर पे परसेंटेज में बताएंगे कितने आवर्स चाहिए और कितनी कॉस्ट आएगी। अब ये है जी बेस लाइन कर्व की थोड़ी सी डिटेल। बेस लाइन बनाई कब जाती है जी, सबसे पहले तो ये जब प्रोजेक्ट शुरू होता है ना तो उससे पहले ये बनाई जाती है, ठीक है। एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जो हम एक शेड्यूलिंग करते हैं, स्केजुलिंग करते हैं, उस वक्त ये बेस लाइन कर्व बनाई जाती है। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं जी। प्रियर टू प्रोजेक्ट कमेंसमेंट, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, a schedule is prepared outlining the proposed allocation of resources and the timing of tasks necessary to complete the project within a set time frame and budget। तो वही बात देखें लिखी हुई है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले एक शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है और उसका मकसद क्या होता है, रिसोर्सेज की एलोकेशन बताना, यानी किस मतलब जो टास्क परफॉर्म करने हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें बजट कितना आएगा, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले जो एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें प्रपोज किया जाता है कि कितना बजट लगेगा, कितना टाइम फ्रेम लगेगा और कितने रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, उसको हम कहते हैं, ये जो शेड्यूल हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं बेस लाइन शेड्यूल, ठीक है। आगे वो कहता है वंस ऑल द टास्क्स and their associated planned dates and values have been entered, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर होगी, दिस शेड्यूल शुड बी बेस लाइंड। शेड्यूल शुड बी बेस लाइन से मुराद है ये जो शेड्यूल होगा इसको फिर हम यानी बेस लाइन कहेंगे, ठीक है जी। यानी प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने जब प्लान डेट्स देनी है ना कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ये काम होना है, इस डेट से इस डेट तक इतना बजट लगना है, तो ये वाला जो काम करेंगे आप उसको बेस लाइन कह देंगे। आगे है द बेस लाइन शेड्यूल मे बी यूज टू जनरेट ए बेस लाइन एस कर्व, ठीक है। ये जो शेड्यूल आप बनाते हैं ना बेस लाइन शेड्यूल, इस शेड्यूल से हम एक कर्व बनाते हैं, उसको यही नाम दे देते हैं बेस लाइन एस कर्व, ठीक है जी। दिस कर्व रिफ्लेक्ट्स द प्लान्ड प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी ये जो हम बनाते हैं कर्व ये क्या शो करती है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस। जो हमने यहाँ पे बेस लाइन एक शेड्यूल बनाया था ना एजम्पशन, उसके अगेंस्ट हम एक कर्व बनाते हैं
अब वो कर्व करती क्या है, वो हमें प्रोग्रेस शो करती है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना हो गया, कितना बजट लग गया, कितने एम्प्लॉयज़ लग गए हैं, वगैरह वगैरह। आगे कहता है इफ़ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स चेंज। अब अगली बात, अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई है, पहले आप कोई और डिज़ाइन बना रहे थे, अब जो प्रोजेक्ट करवाने वाला है उसने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करवा दिया, ठीक है। आप एक वेबसाइट बनवा रहे थे किसी से, तो उसने पहले आपको एक रिक्वायरमेंट दी, कुछ अर्से के बाद उसने कहा नहीं नहीं मेरा माइंड चेंज हो गया, अब मैं ये रिक्वायरमेंट चेंज करवाना चाहता हूँ। तो उस केस में क्या हो गया, द बेसलाइन शेड्यूल में रिक्वायर रिवीजन एंड रीबेसलाइनिंग टू रिफ्लेक्ट द चेंज रिक्वायरमेंट्स। वो कह रहा है आपको ये सारा कुछ फिर दोबारा करना पड़ेगा, बेसलाइन शेड्यूल जो है वो नए सिरे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं ना, तो उसके लिए फिर आप जो शेड्यूल बनाएंगे वो भी फिर नया बनाएंगे। अच्छा जी, वंस द प्रोजेक्ट हैज़ कमेंस्ड द ओरिजिनल बेसलाइन शेड्यूल शुड नॉट बी लेफ्ट अनचेंज्ड। वो कह रहा है जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपने जो ओरिजिनल बेस शेड्यूल बनाया होता है शुरू में, बिल्कुल उसको अनचेंज नहीं करना। अनचेंज नहीं करने से क्या मुराद है कि जो उसकी ओरिजिनल हालत है उसको उसी में रहने देना है। ऐसे नहीं है कि अगर आपका प्रोजेक्ट उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा तो आप उस शेड्यूल को ही चेंज कर दें। बेसिकली दो कर्व होती है ना, एक बेसलाइन कर्व होती है जिसके अंदर होती है एजम्पशन, एक होगी फिर एक्चुअल कर्व। तो आपने बेसलाइन कर्व को नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। जो एक्चुअल कर्व बनाएंगे ना आप इसके बाद, उससे फिर उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है जी बेसलाइन कर्व। अब ये देखें यहाँ पे ये बनी हुई है, मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस के ऊपर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें नीचे डेट्स लिखी हुई हैं। अब ये प्रोजेक्ट 29 अप्रैल से शुरू होकर 7 मई तक जा रहा है, तो ये इसका टाइम है बेसिकली, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर ये मैन आवर्स शो हो रहे हैं ये सारे, और ये है वो कर्व जो मैं कह रहा था। अब ये देखें एग्जैक्ट एस शेप में नहीं बनी, थोड़ी सी एस शेप बनी हुई। अगर आप ये देखें दरमियान में से स्टीप्ड है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है फिर आहिस्ता से राइज़ कर रही है, और यहाँ से इसको यूँ होना चाहिए था। अब ये ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जो बेस लाइन शेड्यूल हमने बनाया था और एक्चुअल जो रिज़ल्ट है उनमें फ़र्क है। जब उनमें फ़र्क आ जाता है तो उससे ये कर्व सही एस शेप में नहीं बनती, ये फिर थोड़ी सी यूँ फ्लैट हो जाती है जैसे अभी हुई है, ठीक है। अगर हमारा बेस लाइन शेड्यूल और हमारी एक्चुअल जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो मैच कर जाएँ, क्लोज हों, तो फिर इसकी शेप एग्जैक्ट एस की तरह बन जाती है। अगर उनमें ह्यूज डिफरेंस आ जाए तो फिर ये जैसे अभी कर्व ये बनी है थोड़ी सी सीधी हो गई है, फ्लैट हो गई है, तो फिर इस तरह ये फ्लैट हो जाती है, ठीक है जी। अब होती है जी टारगेट कर्व, ये दूसरी टाइप अब हम पढ़ रहे हैं। पहले बेसलाइन कर्व पढ़ी, अब टारगेट कर्व। अब टारगेट कर्व क्या है जी, फॉलोइंग प्रोजेक्ट कमेंसमेंट, यानी जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, द प्रोजेक्ट शेड्यूल विल यूजली रिक्वायर चेंज। तो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके शेड्यूल में कुछ चेंजिंग रिक्वायर होती है। अब चेंजिंग क्यों रिक्वायर होती है, जो आपने एजम्पशन बनाई होती है वो सही नहीं जा रही होती। समटाइम्स होता है ठीक भी हो जाए, समटाइम्स होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाए, तो उसमें यानी चेंजिंग रिक्वायर होती है। एज द बेस लाइन शेड्यूल शुड नॉट बी चेंज, ये मैंने पहले आपको बताया, बेस लाइन शेड्यूल को चेंज नहीं करना। वंस द प्रोजेक्ट हैज़ कमेंस्ड, यानी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए तो फिर बेस लाइन शेड्यूल को चेंज नहीं करना। दीज चेंजेस आर इंस्टेड मेड टू प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी जो चेंजेस अब आ रही हैं वो अपने इस बेस लाइन शेड्यूल के अंदर नहीं करनी, इनफैक्ट किस में करनी है, टारगेट कर्व के अंदर करनी है, टारगेट शेड्यूल के अंदर, ठीक है जी। अब ये शेड्यूल बनता कैसे, द प्रोडक्शन शेड्यूल इज़ क्रिएटेड बाय मेकिंग ए कॉपी ऑफ द बेस लाइन शेड्यूल, ठीक है। इफ़ द बेस लाइन शेड्यूल वाज बेसलाइन, द प्रोडक्शन शेड्यूल विल इंक्लूड बेसलाइन डेट्स and valued for the original task as well as their planned production dates and values। अब देखें ये जो हमने किया है ना बेसलाइन शेड्यूल, इसके अंदर हमने क्या किया कि कोई भी एक टास्क लिया, उसको एज्यूम किया और बताया है कि 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, एज्यूम किया, बेसलाइन शेड्यूल बनाया है 1 महीने के अंदर यानी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 10 एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे और 1000 का बजट आएगा। ये जो प्रोडक्शन शेड्यूल होगा इसके अंदर हम डेट बाय डेट चलेंगे,
कि 21 तारीख को इतने लोग इन्वॉल्व होंगे, इतना बजट लगेगा, 22 तारीख को इतने लोग इन्वॉल्व होंगे और फिर इतना बजट लगेगा। यानी इसमें हम टू बी एग्जैक्ट हो जाते हैं, उसमें हम एक रफ़ आइडिया देते हैं, और ये जो है हमारा टारगेट कर्व, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एग्जैक्ट बता देते हैं किस डेट को कितना बजट लगेगा और कितने एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी। द प्रोडक्शन शेड्यूल रिफ्लेक्ट द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट टू डेट। ठीक है, ये डेट के अकॉर्डिंग बताता है कि इस डेट को इतनी प्रोग्रेस होगी, इस डेट को इतनी प्रोग्रेस होगी, और इतनी कॉस्ट आई और इतना बजट लगा। तो ये है दी टारगेट कर्व। अब आ जाते हैं तीसरी टाइप पे, एक्चुअल कर्व। द प्रोडक्शन शेड्यूल इज़ अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली जैसे ही एक दिन अगला जाएगा तो उस दिन उस दिन की क्या अपडेट है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, तो वो हम रोज़ाना अपडेट करेंगे। किस दिन कितनी प्रोग्रेस हुई वो फिर हम रोज़ाना अपडेट करते रहेंगे। These updates include the revision of percentage complete for each task to date. अब ये जाहिर सी बात है, कल अगर 20% काम हुआ था तो आज वो परसेंटेज रिवाइज हो जाएगी ना, क्योंकि आज भी तो काम हुआ है, तो फिर वो 22% या 23 या जितना भी हुआ वो रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन ऑफ टास्क स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स, यानी टास्क कब कंप्लीट हुआ और कब ख़त्म हुआ, उस दोनों की डेट्स होंगी। एंड अपडेटिंग ऑफ टास्क परसेंटेज, यानी कितने % टास्क कंप्लीट हुआ, कंप्लीट वैल्यूज़ इसके अंदर हम दे देंगे। ठीक है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड एक्चुअल कर्व में भी जनरेटेड, ये जो ऊपर सारी इंफॉर्मेशन इनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, एक्चुअल कर्व बनाएंगे। अब एक्चुअल कर्व के अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर हम एक डेट से स्टार्ट करते हैं। 12 अप्रैल को जी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 12 अप्रैल को हमारे लग गए 200 रुपये प्रोजेक्ट के, नहीं 200 कम है, $2000 लग गया, लेट सपोज अमीर होते हैं। 12 तारीख को $2000 हमारे लग गए। ठीक है, उस दिन कितने % काम हुआ, 1% हुआ, 2%, 3%, वो बताना, प्लस टोटल में से कितना बजट बाकी रह गया, प्लस टोटल में से कितने % काम बाकी रह गया। ठीक है, प्लस टोटल कितने दिन हमारे पास बाकी रह गए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें बिल्कुल हम एग्जैक्ट परसेंटेज भी बताते हैं और एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी बताते हैं, ये होती है हमारी एक्चुअल कर्व। एक्चुअल कर्व के अंदर हम कट ऑफ डेट भी बता रहे होते हैं। कट ऑफ डेट से मुराद क्या है, वैसे ही आगे आ रहा है, मैं आपको रफ इसका बताता हूँ कि किस दिन हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, कितने % हो गया, कितने % रह गया, कितना बाकी है, और एग्जैक्ट वैल्यूज़ देना, ये हम एक्चुअल कर्व के अंदर बनाएंगे। तो ये हैं 3 टाइप्स ऑफ कर्व। अब ये है जी कट ऑफ डेट क्या होती है। द कट ऑफ डेट इज़ द डेट ऑन विच द टास्क्स वर फिजिकली इंस्पेक्टेड का मतलब होता है चेक करना, टू डिटरमन देयर परसेंटेज कंप्लीट वैल्यूज़। ठीक है जी, यानी किसी एक डेट के ऊपर चेक करना, फिज़िकली इंस्पेक्शन करना कि किस टास्क की कितने % वैल्यू जो है वो, कितने % वो टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया, इसको हम कहते हैं कट ऑफ डेट। अब ये एग्जांपल दी है, इफ़ द टास्क वर इंस्पेक्टेड ऑन थर्सडे द 3rd मई, अगर 3 मई को जो है वो चेकिंग की गई थी, द प्रोडक्शन शेड्यूल वाज अपडेटेड ऑन 4th मई, प्रोडक्शन शेड्यूल 4 मई को दोबारा अपडेट किया गया, एंड एक्चुअल कर्व वाज जनरेटेड ऑन सैटरडे 5th मई, और जो एक्चुअल कर्व है वो किस दिन बनाएगी, सैटरडे को 5th को। द कट ऑफ डेट शुड बी सेट टू थर्सडे द 3rd मई। अब ये थर्सडे पे क्यों सेट होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट वहाँ से हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट वहाँ से नहीं हो रहा है, एक्चुअली प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन वहाँ से स्टार्ट हो रही है। यानी जिस दिन से आपकी प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन स्टार्ट हुई है ना, कि कितने % काम हो गया, कितने % रह गया, और एक ये चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है कट ऑफ डेट में कि जिस दिन इंस्पेक्शन होगी वो वाली चीज़, और दूसरी चीज़ कि किस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम कहते हैं कट ऑफ डेट। यानी प्रोजेक्ट की जिस दिन फिजिकली इंस्पेक्शन की गई थी वैल्यूज़ के अंदर, उसको हम कहते हैं कट ऑफ डेट।
अच्छा, चेंजिंग द कट ऑफ डेट आफ्टर द प्रोडक्शन शेड्यूल हैज़ बीन अपडेटेड। इफ़ द एक्चुअल कर्व इज़ टू बी एक्यूरेट, अगर हमारी जो एक्चुअल कर्व है वो ठीक हो, यानी बेस लाइन शेड्यूल के साथ मिलती जुलती हो, एस की शेप बना रही हो, तो क्या हो, द कट ऑफ डेट मस्ट बी सेट टू डेट द प्रोजेक्ट टास्क वर फिजिकली इंस्पेक्टेड। तो वो कह रहा है कि हमारी जो कट ऑफ डेट होगी ना, इसको एक्चुअली वो डेट शो करनी चाहिए जिस दिन एक्चुअली इंस्पेक्शन की गई थी। ये डेट गलत नहीं शो होनी चाहिए। अगर कर्व एस शेप में बन रही है तो कट ऑफ डेट जो है वो भी एक्चुअली ठीक शो होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसमें बताने का मकसद ये है, जैसे मैंने आपको पीछे कर्व दिखाई है वो थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, तो उसमें जो कट ऑफ डेट है ना वो भी ठीक नहीं आती। तो इसमें वो ये कह रहा है कि जब हमारी कर्व एक्चुअल शो होगी ना एस शेप में, तो उस वक्त जो हमारी कट ऑफ डेट है वो भी एक्चुअल शो होगी जिस दिन प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन की गई थी। ठीक है, अगर लेट सपोज 3 मई को इंस्पेक्शन की गई थी तो यही जो है हमारी डेट फिर एस कर्व के अंदर भी शो होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये कर्व जब ठीक नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी जो कट ऑफ डेट है वो भी आगे पीछे हो जाएगी। अच्छा जी, द मैन आवर्स वर्सेस टाइम एस कर्व। अच्छा, मेरे ख्याल में ये एक स्लाइड मिस होगी अंदर से। अच्छा, यहाँ तक इनफ है, यहाँ से फिर आगे करेंगे। इसमें से एक स्लाइड मेरे से शायद मिस हो गई है। चलें यहाँ तक आज पढ़ते हैं। इसमें से जो रह गया पोर्शन चैप्टर का कुछ और भी रहता है और ये फिर इंक्लूड करके हम कल फिर पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, हम टूल्स पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को हमने मॉनिटर करना है। आई होप आपको समझ आया। जहाँ से डिफ़िकल्ट लगे आप पूछिएगा।